तो देखिए, जैसा कि एक ये जो उदाहरण है, इसमें ये जातिका है और इनका मैंने जन्म विवरण लिया है। तो इनका 5 नवंबर 1984 यानी कि 5 नवंबर 1984 शाम को 6:32 और लुधियाना में इनका जन्म हुआ था। इनका चार्ट जो था मेरे पास जब आया था पहली शादी के समय, तब मैंने इनका चार्ट देखकर बोला था कि पहली शादी ही मुझे दिक्कत वाली दिख रही है, तो पहली शादी लंबी नहीं चलेगी। और ये मैंने जिक्र किया था कि दिक्कत दिख रही है। हालांकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने तो बहुत बढ़िया रिश्ता ढूंढा है, ऐसा रिश्ता जो है ढूंढने पर भी बहुत नहीं मिलता। तो बट मैंने उनको कहा देखिए, मुझे जो दिक्कत दिखाई दे रही है, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ कि यहाँ पर सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो आप देख सकते हैं केतु है। तो यहाँ पर मैं मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पास पहली बार किसी का चार्ट आता है, अब उसने जो प्रश्न किया, हमने हालांकि ये पूछ लिया कि क्या आपका जो ये जन्म विवरण जन्म समय है बिल्कुल सही है, और वो कहता है, या फिर अगर माता पिता ही लेकर आए हैं वो कहते हैं जी हमारे अनुसार जो विवरण है बिल्कुल सही है। तो अब जो उनका प्रश्न है, अब जैसे शादी के संबंध में उनका प्रश्न था, तो शादी के संबंध में प्रश्न था, तो सप्तम भाव आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्प 7, सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है केतु है। तो जिस समय चार्ट लिया जाए उस समय के रूलिंग ग्रहों में मैं ये देखता हूँ कि क्या केतु रूलिंग ग्रहों में आया। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं केतु नोट्स के रूप में रूलिंग ग्रहों में आ रहा है, लगन के नक्षत्र स्वामी के रूप में जो है केतु रूलिंग ग्रहों में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो चार्ट मेरे पास आया और जिस विषय के संबंध में प्रश्न पूछा गया, उस विषय के मुख्य भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है केतु रूलिंग ग्रहों में मुझे मिला। तो इसका मतलब ये है कि दिया गया विवरण जो है वो सही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारा जो ये विवरण है बिल्कुल सही नोट किया हुआ है। तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र केतु रूलिंग ग्रहों में आया है, तो इसको मैं अब सही मानकर आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन यदि मान लीजिए कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी केतु रूलिंग ग्रहों में ना होता, फिर मैं क्या करता। ये इन शॉर्ट एक तरह से रेक्टिफिकेशन रूल है। और मान लीजिए इसमें भी यही वो बोलते कि हमारी तरफ से विवरण जो है सही नोट किया गया है, परंतु फिर भी कई बार ऐसा होता है बिल्कुल एज पॉइंट पे जो है उपनक्षत्र बदलने वाली स्थिति में होता है या बदल चुका होता है। अब मान लीजिए कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी केतु रूलिंग ग्रहों में नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा कि विषोंतरी दशा के क्रम से केतु से पहले बुध आता है और केतु के बाद शुक्र आता है। तो बुध और शुक्र में रूलिंग ग्रहों में जो भी आया होगा उसको लेकर मैं प्रॉमिस देखना शुरू कर दूंगा। मान लो केतु से पहले बुध आता है, तो यदि बुध रूलिंग ग्रहों में आया हुआ, कि मान लो केतु रूलिंग ग्रहों में नहीं है, इसको नजरअंदाज करें अभी, और ये आप देख सकते हैं यहां पर बुध जो है रूलिंग ग्रहों में आया है, तो मैं मान लो मैं बुध को फिर देखकर प्रॉमिस देखूंगा कि बुध क्या दर्शा रहा है। और मान लो बुध नहीं आया, शुक्र आया है, तो शुक्र को मैं देखकर जो है प्रॉमिस देखने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और यदि मान लो बुध और शुक्र दोनों आए हैं, तो मैं ये देखूंगा कि बुध और शुक्र में ज्यादा मजबूत रूलिंग ग्रह कौन सा है। तो हमारे रूलिंग ग्रहों का क्रम क्या होता है, लगन का नक्षत्र स्वामी, लगन का राशि स्वामी, फिर चंद्र का नक्षत्र स्वामी, फिर चंद्र का राशि स्वामी, फिर दिन स्वामी। तो ऐसे में क्रम अनुसार अब जैसे आप देख सकते हैं यहां पर मान लो कि क्योंकि बुध और शुक्र को देख रहे हैं तो शुक्र तो आया नहीं, लेकिन यदि मान लो लगन के नक्षत्र के रूप में शुक्र आया और बुध बाद में ही आ रहा है, तो हम शुक्र को मानकर फिर उससे देखेंगे। अब तीसरी स्थिति ये बनती है कि ये मान लो कि केतु रूलिंग ग्रहों में नहीं आया और उससे पहले जो बुध है और उसके बाद जो शुक्र है, यदि वो भी रूलिंग ग्रहों में नहीं आए, तो फिर सप्तम का उपनक्षत्र जो केतु आया है मैं उसी को ही मानकर देखूंगा।
तो ये 3 कंडीशनें हैं जो मैंने आपको बताई इन शॉर्ट, कि हमारे पास समय नहीं होता कि हर किसी के चार्ट का रेक्टिफिकेशन करते फिरें। इन शॉर्ट जब हमारे पास प्रश्न आए जन्म कुंडली के माध्यम से, जो विषय है उसके मुख्य भाव का उपनक्षत्र स्वामी हम देखेंगे रूलिंग ग्रहों में है, यदि है तो उसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, और यदि नहीं है तो उसके पहले या बाद वाला देखेंगे। यदि उनमें से जो है उसको ले सकते हैं, यदि दोनों हैं तो क्रम अनुसार रूलिंग ग्रहों में जो मजबूत है उसको लेंगे, और यदि दोनों नहीं हैं तो जो आया हुआ है फिर उसी को लेंगे। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गए? यस सर। तो ये इन शॉर्ट रेक्टिफिकेशन इसको रूल बोलते हैं। और बहुत से पुराने एस्ट्रोलॉजर हैं वो जो हैं इस तरह से जब बोला जाता है कि जन्म विवरण जो है सही दिया गया है तो इसी तरह से वो चेक करते हैं। तो अब जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर हमने जो चार्ट लिया, सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है केतु, वो रूलिंग ग्रहों में आया हुआ है, तो मैं केतु को लेकर देखना शुरू करूंगा। अब यहां पर देखिए मैंने क्यों बताया उनको। मैंने ये देखा केतु जो है छठे भाव में स्थित है, शनि के नक्षत्र में है, शनि छठे भाव में स्थित है, केतु आगे शनि के उपनक्षत्र में है, उसकी फिर पुनरावृत्ति हो गई, छठे भाव में स्थित है। अब केतु जो है मंगल की राशि में है, मंगल नवम में स्थित है, 7वें का स्वामी है। इसका मतलब यह है कि शादी का प्रॉमिस तो मिल रहा है। मैं शो कंसोलिडेटेड कर रहा हूं। केतु ने सप्तम भाव यहां दिया, अपने नक्षत्र पर 11वां भाव दिया, उपनक्षत्र पर 11वां भाव दिया। केतु क्या है? अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड होकर केतु पहले, तीसरे, 7वें और 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है। और केतु यहां पर 6 और 10 भाव भी दे रहा है। तो ये वैवाहिक, यानी कि यहां तो विवाह होगा लेकिन वैवाहिक सुख की पूर्ति नहीं उतनी होगी, संभावित सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि छठा और 10वां भाव जो है ये व्यय भाव आ गए। 10वां भाव 11वें का व्यय और छठा भाव जो है मुख्य भाव 7वें शादी का व्यय भाव। तो इसलिए मैंने इनको ये बोला कि मेरे को ऐसा लगता है कि शादी जो है वो टूट सकती है। अब इसकी और पूर्ति किस तरह से यदि हम देखें, इनकी शादी 13 सितंबर 2013 को हुई थी। तो मैं वो वाली डेट 13 सितंबर 2013, और उस समय शुक्र की महादशा चल रही थी। और यदि इनके चार्ट में देखें कि शुक्र की महादशा 3 सितंबर 2031 तक, यानी लंबी अवधि तक, और उस समय शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी। तो शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा 3 जनवरी 2015, और इनकी शादी हुई थी 2013 में। तो शुक्र की स्थिति भी देखते हैं वो क्या दर्शा रहा है। शुक्र 7वें में स्थित है, पहले का स्वामी है, बुध के नक्षत्र में, बुध छठे भाव में स्थित है, 2 3 6 का स्वामी है। और शुक्र आगे गुरु के उपनक्षत्र में है, गुरु 8वें भाव में स्थित है, 8 9 12 का स्वामी है। तो यहां पर भी छठा भाव नक्षत्र लेवल पर, तो यानी कि दशा स्वामी भी जो है एक तरह से नेगेटिव। तो यहां पर मैंने इसलिए उनको बोला कि पहले विवाह में मुझे दिक्कतें दिख रही हैं। तो उन्होंने ये बोला कि बहुत बढ़िया जगह कर रहे हैं, लड़का एक तरह से बैंक में है, तो जो भी है मैंने उनको यही बोला कि दिक्कतें आएंगी। और वाकई ऐसा हुआ कि विवाह के 1-2 महीने बाद ही दिक्कतें शुरू हो गई। अब जब दिक्कतें शुरू हो गई तो लगभग साल 1.5 साल बहुत दिक्कत रही, और 1.5 साल बाद जो है डाइवोर्स हुआ। अब जब डाइवोर्स हो गया
तो मेरे पास दोबारा से आए, उन्होंने फिर दूसरी शादी के संबंध में पूछा। अब दूसरी शादी के संबंध में मैंने फिर से जो है चार्ट लिया था, तो उन्होंने दूसरी शादी के संबंध में पूछा था 21 फरवरी 2016 दोपहर के 3:46 लुधियाना, और 230 नंबर जो था हुरारी नंबर था 1 से 249 के बीच में। अब यहां पर जैसा कि दूसरी शादी के संबंध में प्रश्न पूछा गया था, तो सबसे पहले हम चंद्रमा के द्वारा जो है स्थिति को देखेंगे। हमारा वही क्रम रहेगा जैसे हम देखते हैं। चंद्रमा जो है टेनेंटेड है। चंद्रमा 5वें भाव में स्थित है, छठे का स्वामी है। तो छठा भाव क्या आ गया एक तरह से, क्योंकि डाइवोर्सी है उसके संबंध में। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में 11, 4, 5, 7, तो 7, 11 एक तरह से विवाह, और चंद्रमा अपने ही उपनक्षत्र में 5, 6 भाव की जो है पुनरावृत्ति कर रहा है। और चंद्रमा टेनेंटेड है, तो चंद्रमा का उपनक्षत्र चंद्र बुध के ही नक्षत्र में, तो 7, 11 की वही स्थिति है। तो यहाँ पर जो बेटी है वो क्योंकि उनकी ये दूसरी बेटी, सेकंड नंबर की बेटी, तो पहली संतान पंचम भाव से होती है, दूसरी संतान जो है सप्तम भाव से होती है, तो सप्तम भाव भी आ रहा है। उसकी शादी के संबंध में प्रश्न है, तो 7, 11 आ रहा है, और वो डाइवोर्सी है बेटी, तो छठा भाव आ रहा है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर चंद्रमा जो है सार्थकता जो है प्रश्न की दर्शा रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। अब जैसा कि माता ने दूसरी संतान के संबंध में प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पर हम हाउस रोटेशन करेंगे, और सप्तम भाव को, क्योंकि दूसरी संतान का लगन भाव बना सप्तम भाव, तो हमने ये हाउस रोटेट कर लिया है, और कन्या लगन का चार्ट बना। तो अब यहां पर हम आगे ये देखेंगे कि जो नियम है, इस नियम को आप ध्यान दें कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी द्विस्वभाव, सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी द्विस्वभाव ग्रह बुध गुरु, या द्विस्वभाव राशि मिथुन धनु मीन, या इनसे जुड़ा हो, या द्विस्वभाव ग्रह से जुड़ा हो, दोनों 11 भावों का कार्येश हो, तो दूसरी शादी जो है अवश्य होती है। तो यहां पर सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी मंगल है, और यदि हम देखें मंगल जो है गुरु के नक्षत्र में है, यानी कि द्विस्वभाव के साथ उसका संबंध बना है, बुध गुरु में से गुरु के साथ उसका संबंध बना है। अब नियम के अनुसार सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी मंगल, और यदि मंगल को देखें तो दूसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव ये दर्शा रहा है। तो एक तरह से दूसरी शादी के, या हम कह सकते हैं यहाँ पर क्योंकि सप्तम भाव से देख रहे हैं तो विवाह के भावों का कार्येश वो है। अब यहाँ पर दूसरी शादी के लिए नियम बनता है दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी, नवम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, दोनों भावों से देखा जा सकता है। तो हम दोनों भावों के उपनक्षत्र से देख लेते हैं। दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है, क्योंकि हम दूसरा भाव समझ रहे हैं वो भी दूसरी शादी का होता है। दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है। गुरु शुक्र के नक्षत्र में है और केतु के उपनक्षत्र में है। तो यदि हम गुरु को देखते हैं तो गुरु अपने नक्षत्र के द्वारा दूसरा और नवम भाव दे रहा है, दूसरी शादी के भाव को दर्शा रहा है, और उपनक्षत्र पर भी पॉजिटिव दिख रहा है, दूसरा और 7वां भाव आ रहा है। और नवम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है। यदि शुक्र को देखें तो शुक्र भी 2 और 9 भाव दे रहा है, नक्षत्र पर 11वां भाव दे रहा है, उपनक्षत्र पर जो है दूसरा भाव दे रहा है। और गुरु और शुक्र दोनों ही टेनेंटेड भी हैं, हालांकि हमें पहले ही इनके पॉजिटिव हाउस मिल चुके हैं, तो फिर भी गुरु का उपनक्षत्र केतु जो है आगे गुरु के ही नक्षत्र में है, और शुक्र का उपनक्षत्र जो है मंगल आगे गुरु के नक्षत्र में है। तो दोनों तरह से जो है ये
पॉजिटिवनेस जो है मिल रही है। तो यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार मेरे को बता दें, किसी का कोई प्रश्न हो तो। सर 6 और 8 भाव भी आ रहा है ना? 6 और 8 भाव आ रहा है तो देखिए, ये तो होता ही है और कि जो 12 भी है। जो डाइवोर्सी होते हैं उनको देखिए दूसरी शादी के संबंध में भी तो दिक्कतें आती हैं ना। हाँ हाँ हाँ। मतलब रुकावटें भी आती हैं, दिक्कतें भी आती हैं। जो दूसरी जो भी फैमिली आती है वो रीज़न पूछती है कि किस कारण हुआ। और ये जो फैमिली है पहली, जैसे अब बेटी की पहली मैरिज में इतनी दिक्कत आई, तो इनको ये है कि कहीं दूसरा भी ऐसा ना मिल जाए। सेकंड मतलब फर्स्ट, पहली बार में तो दिक्कत आ गई, अब इनको भी तो कहते हैं ना, वो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, ये कहावत है। तो यहां पर अब जो पेरेंट्स हैं बेटी के सेकंड मैरिज के लिए, तो वो और ज्यादा सतर्क होंगे। क्यों? क्योंकि पहली मैरिज के समय जो फैमिली थी उनका व्यवहार ऐसा था, हम भी गए थे उस शादी में, ऐसा व्यवहार था सभी के साथ कि वो लगता ही नहीं था कि दिक्कत आएगी, लेकिन दिक्कतें बहुत आई फिर। तो फिर वही होता है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, मतलब कि वो जो लोगों ने दिखाया वो वैसे निकले नहीं। उसके बाद अब खास तौर पे लड़की के पेरेंट्स वाले तो देखिए, जब दूसरी जगह अब सेकंड मैरिज करनी है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर कि अब हम जो है आगे। संभाल के करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहाँ पर दोनों तरह से प्रॉमिस मिल रहा है। दिक्कतें परेशानियां तो देखिए आती ही हैं, लेकिन जो भाव हमें चाहिए वो दिख रहे हैं। हमेशा ध्यान में रखें कि आप नियम के अनुसार यदि देख रहे हैं तो आप ये देखिए कि जैसे दूसरे का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है, आपको नियम के अनुसार भाव मिल रहे हैं, तो ये आप ध्यान में रखें। हाँ सर। मिल रहे हैं, उपनक्षत्र पर पॉजिटिव है, तो आप उसको ओके माने, ठीक है। दूसरे का उपनक्षत्र गुरु देखा तो नवम का उपनक्षत्र शुक्र देखा, ये भी जो है पॉजिटिव भाव दे रहा है। जो भाव आपको चाहिए, आपके सामने फलों का टोकरा पड़ा है, आपको जो फल चाहिए वो उठाएंगे आप। वहां उसमें से जो खराब फल होगा उसको नहीं हाथ लगाएंगे, जो अच्छे फल होंगे उसको उठा लेंगे। कि आपको उस फलों के ये फलों का टोकरा है मान लीजिए। समझ गया सर। इसी प्रकार से मैं, जो हम लोग को भाव चाहिए वो तो आ ही रहे। वो मिल गया नियम के अनुसार, तो हमारा वो कार्य होगा। अब दो, क्योंकि दूसरी शादी के संबंध में प्रश्न है, तो 2, 9, 11 भावों के कारेश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में दूसरी शादी हो सकती है। दूसरे भाव के कारेश हैं मंगल गुरु शुक्र, 9वें भाव के कारेश हैं गुरु शुक्र, 11वें भाव के कारेश हैं बुध शुक्र चंद्र शनि चंद्र बुध। तो काफी ग्रह यहां पर आ गए हैं। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं हमेशा जो तरीका अपनाता हूं कि मैं ये देखता हूं कि प्रश्न के समय दशाएं किनकी चल रही हैं। प्रश्न के समय 21 फरवरी 2016 को प्रश्न पूछा गया, तो महादशा किसकी चल रही है? बुध की। अब बुध की महादशा कब तक है? फरवरी 2025 तक। प्रश्न पूछा है 2016 में, तो बहुत लंबी अवधि है, यानी कि बुध को हम देख सकते हैं। तो बुध की महादशा, तो यहां पर मैं सबसे पहले हम बुध को देखते हैं कि वो क्या दर्शा रहा है। और यहां पर यह भी देखें कि जो बुध है क्या वो दोनों 11 के कारेश में है? तो बिल्कुल 11वें के कारेश में है, ठीक है। तो बुध 11वां भाव, अब यहां पे आप देख रहे हैं कि बुध उपनक्षत्र पर छठा भाव दे रहा है, तो वो पहली शादी का विरोधी भाव है। और इसके अलावा बुध क्या है? टेनेंटेड है। तो बुध का उपनक्षत्र शनि जो है, आगे बुध के ही नक्षत्र में 11वां भाव, 5, 11, 5वां भाव एक तरह से रिलेशन बनना, और 11वां भाव जो है इच्छा पूर्ति। तो एक तरह से वो महादशा स्वामी के रूप में जो है 5, 11 भावों को दर्शा रहा है, क्योंकि बुध टेनेंटेड है। अंतरदशा चंद्र की चल रही थी प्रश्न के समय, और चंद्र की अंतरदशा है 16 अगस्त 2016 तक। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या चंद्रमा उपयुक्त है। तो यदि हम ये देखें कि चंद्रमा
16 अगस्त 2016 तक इसकी अंतर्दशा। चंद्रमा जो है 11वें भाव में स्थित है, 12 का स्वामी है, बुध के नक्षत्र में 5-11 और अपने ही उपनक्षत्र में है चंद्र। तो यहां पर एक तरह से चंद्रमा भी जो है पॉजिटिव है और चंद्रमा टेनेंटेड है। चंद्र का उपनक्षत्र चंद्र क्योंकि बुध के ही नक्षत्र में है, तो एक तरह से ये पॉजिटिव है। लेकिन अभी आगे हम और देखेंगे कि यहां पर चंद्रमा के बाद मंगल की अंतर्दशा आती है। तो यदि मंगल को भी देखें तो एक तरह से 2-7-11 वो भी पॉजिटिव है। अब बुध की महादशा में जो मौजूदा अंतर्दशा चल रही थी वो भी पॉजिटिव है, उससे अगली भी है। तो पहले हम चंद्रमा की दशा के अंतर्गत जो प्रत्यंतर दशाएं हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे। 21 फरवरी को प्रश्न पूछा गया था और उस समय बुध की प्रत्यंतर दशा, फिर केतु की प्रत्यंतर दशा, फिर शुक्र की प्रत्यंतर दशा। बुध, केतु, शुक्र और उसके बाद सूर्य की प्रत्यंतर दशा। तो यहां पर बुध की प्रत्यंतर दशा तो 27 मार्च 16 तक थी, जबकि जो प्रश्न है वो फरवरी 16 में पूछा गया था। और हमने ये देखा कि बुध 5-11 का ही कार्येश है, तो ऑलरेडी हम महादशा के रूप में ले चुके हैं, तो ये आगे इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा। बुध के बाद केतु की प्रत्यंतर दशा। अब केतु को यदि हम देखते हैं, केतु जो है दूसरे, 7वें और उपनक्षत्र पर 6ठा भाव है और केतु अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड होकर 5वां भाव, 10म भाव और 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है। तो यहां पर देखा जाए तो 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, दूसरे का कार्येश है, 7वें का कार्येश है, नक्षत्र लेवल पर भी 7वें भाव का कार्येश है। और केतु हमारे क्या दोनों 11 भावों के कार्येश में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यहां पर हम इस प्रत्यंतर दिशा पर रुकेंगे और देखेंगे केतु की आगे की स्थिति। केतु जो है सूर्य के साथ है और केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा 1, 2, 3, 4 मंगल की दृष्टि भी आ रही है। मंगल, गुरु और सूर्य, इन तीनों को केतु के साथ हम देखें तो केतु 28 डिग्री पर है, मंगल 0 डिग्री पर है, गुरु जो है वो 26 डिग्री पर है। गुरु की केतु के ऊपर युति दृष्टि आ रही है और सूर्य जो है 8 डिग्री पर है, ये भी काफी फर्क है। तो गुरु की युति दृष्टि आ रही है। और गुरु जो है 7वें भाव, एक तरह से पॉजिटिव है क्योंकि 7वें भाव को दर्शा रहा है और नक्षत्र पर वो 9वें भाव को भी दे रहा है। तो यहां पर केतु क्योंकि छाया ग्रह है और इनके ऊपर आई हुई दृष्टि सबसे ज्यादा मजबूत होती है। उसके बाद कंजंक्शन वाली बात जो है वो मजबूत होती है। तो एस्पेक्ट लेवल पर केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही है, जो कि 7वें भाव और ये 9वें भाव का एक तरह से कार्येश है। तो यहां पर हम केतु की प्रत्यंतर दशा को जो है कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अब इसके साथ ही क्योंकि दोनों 11 भावों के काफी ग्रह जो है कार्येश आ रहे थे, तो हम रूलिंग ग्रह भी देख सकते हैं। तो रूलिंग ग्रहों के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि 21 फरवरी 2016 15:46 और लुधियाना का बिना हुरारी नंबर के चार्ट लेंगे तो आपको जो रूलिंग ग्रह हैं मैं वैसे बता देता हूं, आप नोट कर सकते हैं, बाद में मिलान कर लीजिएगा। जो रूलिंग ग्रह आएंगे शनि, चंद्र, बुध, सूर्य, राहु, केतु। और इसके अलावा बुध तथा
शुक्र, ये बुध और शुक्र की युति है। और जब हम सरल लगन का चार्ट बनाएंगे तो करक लगन बनेगा, और जब करक लगन बनेगा तो बिल्कुल उसके सामने बुध और शुक्र। और शुक्र जैसा कि रूलिंग ग्रहों में नहीं आया, लेकिन जब सरल चार्ट में रूलिंग ग्रहों को लेते हैं तो लगन पर दृष्टि डालने वाला ग्रह भी रूलिंग ग्रह में काउंट किया जा सकता है। तो शुक्र एक तरह से जब करक लगन को दृष्टि दे रहा है तो वो रूलिंग ग्रह के रूप में काउंट किया जा सकता है। अब यहाँ पर रूलिंग ग्रह जो लिए गए हैं उसके अंतर्गत महादशा स्वामी बुध रूलिंग ग्रहों में आ रहा था, अंतरदशा स्वामी चंद्र रूलिंग ग्रहों में आ रहा था, और जो केतु है वो भी जो है रूलिंग ग्रहों में आ रहा था। इनकी शादी जो है, दूसरी शादी 17 अप्रैल 2016 को, 13 अप्रैल से 17 अप्रैल बुध चंद्र केतु गुरु की दशा में हुई थी। और गुरु जैसा कि यदि आप देखें 7वें का कार्येश है और नवम भाव का कार्येश है और दूसरे भाव का कार्येश है और उपनक्षत्र पर भी पॉजिटिव है। बुध चंद्र केतु गुरु इस दशा में इनकी 17 अप्रैल 2016 को जो है दूसरी शादी हुई थी। तो इस प्रकार से इस उदाहरण को आप समझ सकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर जी, यही चीज हम उनका बर्थ चार्ट से भी देख सकते हैं, सेकंड शादी। देखिए सेकंड शादी उनकी यदि हम देखें कि जैसे 17 अप्रैल 2016 को हुई, तो वो हम इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो वो भी बताइए ना। मैं उनका चार्ट ही खोल रहा हूं। सतारह अप्रैल 2016 गुरु बुध शनि की दशा चल रही थी। गुरु जो है दूसरे का कार्येश है, उपनक्षत्र पर भी दूसरे का कार्येश है। अंतरदशा स्वामी बुध दूसरे का कार्येश है और उपनक्षत्र पर 2/11 का कार्येश है। और शनि 2 और 9 को दर्शा रहा है। और नक्षत्र पर भी दूसरे भाव को, 5वें भाव को, 11वें भाव को। और शनि का उपनक्षत्र 10-12 दे रहा है और शनि टेनेंटेड है, तो उसका उपनक्षत्र गुरु जो है आगे बुध के नक्षत्र में दूसरे भाव को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर गुरु बुध शनि, और शनि प्रत्यंतर दशा स्वामी जो है नवम भाव, दूसरा और नवम भाव, क्योंकि देखिए दूसरी शादी के लिए दूसरा भाव भी उपयुक्त है और नवम भाव भी उपयुक्त है। तो दूसरा भाव तो आ ही रहा था और यहाँ पर नवम भाव भी जो है प्रत्यंतर दशा में, और देखा जाए तो सूक्ष्म दशा भी शनि की। तो बर्थ चार्ट में इस तरह से आ रहा है। और प्रॉमिस कैसा देखेंगे सेकंड शादी का, अगर बर्थ चार्ट से देखना है? देखिए बर्थ चार्ट से सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी द्विस्वभावी ग्रह या द्विस्वभावी राशि के साथ जुड़ा हो, तो यहाँ पर सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी द्विस्वभावी ग्रह है, आप देख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। और सप्तम का उपनक्षत्र बुध जो है वो छठे भाव, क्योंकि 1, 6, 8, 10, 12 ये भाव जो है एक तरह से विरोधी होते हैं। तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध द्विस्वभावी ग्रह है, वो छठे, दशम, 12वें भाव को दर्शा रहा है। तो एक तरह से वो विवाह के नेगेटिव भावों का भी कार्येश है, और जो दूसरी शादी का भी तो कारक है जो बुध गुरु, उसमें से बुध के साथ जुड़ा हुआ है।
और साथ में वो दूसरे का कार्येश है। तो एक तरह से नियम के अनुसार ये दोनों चीजों की जो है पूर्ति हो रही है। अब यहां पर जैसे कि 17 अप्रैल 2016 को हुई थी, तो हम ट्रांजिट भी चेक कर लेते हैं। अप्रैल 2016, हालांकि मैंने प्रश्न चार्ट की जगह ये बर्थ चार्ट जो है लिया है। ये अंबाला कैसे आ गया? एक मिनट वो चार्ट गलत खुल गया था, ये चार्ट मैंने दोबारा से खोला है और ये बर्थ चार्ट है। और एक बार यहाँ पर दोबारा से चेक करना पड़ेगा। 17 अप्रैल, ये दोबारा से चेक करना पड़ेगा। सतारह अप्रैल 2016, तो शुक्र चंद्र राहु गुरु, शुक्र चंद्र राहु गुरु की दशा। और यहां पर सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी केतु है। केतु यदि देखें तो यहां पर बुध गुरु के साथ नहीं जुड़ रहा, केतु के साथ बुध जरूर है, एसोसिएटेड है। और सप्तम भाव का उपनक्षत्र केतु जो है वो 2, 9, 11 भावों को दर्शा रहा है और वो बुध के साथ है। तो इसलिए क्योंकि बुध के 2, 3, 6 भाव भी केतु में आए हैं जब हम PACT लेते हैं, तो इस प्रकार से सप्तम भाव का उपनक्षत्र केतु द्विस्वभाव ग्रह के साथ होकर जो है 2, 7, 9, 11 ये भावों को दर्शा रहा है। तो दूसरी शादी का यहां बनता है। अब यहां पर उस समय 17 अप्रैल 2016 को शुक्र चंद्र राहु की दशा, शुक्र जो है 7, 2 और नवम भाव दे रहा है। चंद्र जो है 11वां भाव, दूसरा और 7वां भाव ये भी दर्शा रहा है। और राहु जो है यदि देखें, राहु दूसरा, 7वां, 5वां और उपनक्षत्र पर जो है 11वां भाव जो है ये दर्शा रहा है। तो शुक्र चंद्र राहु और गुरु, तो गुरु जो है ये भी नवम भाव, 7वां भाव ये दर्शा रहा है। अब 17 अप्रैल 2016 को हम जो है ट्रांजिट चेक कर लेते हैं। अप्रैल 2016 और मेरा ध्यान यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वो अंबाला आ गया था, इसलिए मेरे को लगा कि गलत चार्ट खुल गया। तो खैर जो भी है, गलती तो गलती है, उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। तो 17 अप्रैल 2016 और लुधियाना में ही जो है शादी हुई थी। अब 17 अप्रैल 2016 को ये देखें, शुक्र जो है महादशा स्वामी बुध के नक्षत्र में गोचरीय था। बुध द्विस्वभावी ग्रह है। शुक्र हालांकि देखें गुरु की राशि में, बुध के नक्षत्र में, तो बुध द्विस्वभावी ग्रह है, तो उससे भी दूसरी शादी का वो मिलता ही है। 2, 11 इन भावों का कार्येश है। पहले 2 स्टेप पे ही हम देख लेते हैं। 2, 11 भाव आ रहे हैं, तो ये ठीक है। चंद्रमा जो है केतु के नक्षत्र में गोचरीय था और शुक्र के उसके सेम डेट को ही शुक्र के नक्षत्र में भी गोचरीय हुआ। तो केतु तो पहले 2 स्टेप पे आपको देखे 2, 7, 9, 11 ये सभी भाव मिल रहे हैं। और उसके बाद वो शुक्र के उसमें गया, वो भी 7, 2 भाव दे रहा है। और राहु धीमी गति का ग्रह, तो राहु का गोचर जो है उपनक्षत्र से, तो राहु केतु के उपनक्षत्र से गोचरीय था। और केतु जैसा कि हमने देखा 2, 7, 9 और 11, तो ये भी पॉजिटिव है। और गुरु भी जो धीमी गति का ग्रह है,
तो गुरु को यदि हम देखें तो वो राहु के उपनक्षत्र से गोचरीय था, और राहु 2-7 भावों को दे रहा है। तो पहले दो स्टेप पे ही हम ट्रांजिट का जो है चेक करते हैं कि हमें विवाह के भाव मिलने चाहिए। तो शुक्र, चंद्र, राहु, गुरु, ये दशा के अनुसार भी पॉजिटिव रहे दूसरी शादी के लिए, और ट्रांजिट के हिसाब से भी पॉजिटिव रहे। तो इस प्रकार से पहले हमने जन्म कुंडली के द्वारा जो है ये देखा कि पहले विवाह के संबंध में दिक्कतें और उसका जो है संबंध विच्छेद, और उसके बाद होरारी प्रश्न जो माता ने पूछा था उसके द्वारा। सर सॉरी सर, और इसमें प्रॉमिस कैसे देखेंगे? जैसे 7 कस्टम सब लोड जो है वो बुध या गुरु से या उनकी राशि में वो देख सकते हैं। इसमें ये बर्थ चार्ट जो है उसके अंदर सेकंड शादी का प्रॉमिस, जैसे आपने लास्ट चार्ट में अभी बताया तो था मैंने कि सप्तम का उपनक्षत्र केतु द्विस्वभावी ग्रह बुध के साथ है एसोसिएटेड। हाँ सर, ओके 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 सर, सॉरी। और वो दूसरे भाव का कारेश भी है, हमने देखा अभी। मैं ये देखिए, यस सर आया ध्यान जी। तो केतु 2-7 और केतु बुध के साथ है ना, शुक्र के साथ भी है, तो बुध द्विस्वभावी ग्रह है। तो क्लियर हुआ सभी को ये वाला एग्जाम्पल? किसी का कोई प्रश्न हो? देखिए, गोचर में जिस तारीख को, या यूं कहें हम, हालांकि प्रश्न कुंडली में भी गोचर उसी तरह से देखा जाता है कि ये हमने देखा कि इनकी जैसे 17 अप्रैल 2016 को शादी हुई, तो हमने 17 अप्रैल 2016 को ये देखा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल। अब 17 अप्रैल 2016 को, और जैसा कि मैंने बताया है कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जो तेज गति के ग्रह हैं उनका ट्रांजिट हम देखते हैं नक्षत्र में कि किस नक्षत्र से हो रहा है और वो कुंडली में किन भावों को दर्शा रहे हैं। शुक्र तेज गति का है, चंद्रमा तेज गति का है, तो शुक्र और चंद्र को देखें। शुक्र बुध के नक्षत्र में गोचरीय था, चंद्र केतु के नक्षत्र में गोचरीय था, और हमने देखा कि वो दोनों क्या दर्शा रहे हैं पहले 2 स्टेप पर। अब ये देखिए, शुक्र बुध के नक्षत्र में गोचरीय था, बुध 2-11 शादी के भाव मिल गए, और चंद्रमा जो है केतु के नक्षत्र में गोचरीय था, और उसी दिन फिर शाम को 7-22, हालांकि उनका दिन में ही हुआ था विवाह, केतु के नक्षत्र में गोचरीय, तो केतु 2-7-9, पहले 2 स्टेप पे हमें 2-7-9-11 मिल गए, ठीक है। और राहु जो प्रत्यंतर दशा से थी, धीमी गति का ग्रह है, तो धीमी गति के ग्रह का ट्रांजिट जो है उस किस उपनक्षत्र से हो रहा है ये देखते हैं। तो राहु का ट्रांजिट केतु के उपनक्षत्र से हो रहा है, केतु 2-7-9-11, ये पहले 2 स्टेप हैं, पहला स्टेप ग्रह, दूसरा स्टेप नक्षत्र। तो पहले 2 स्टेप पे हमें पॉजिटिव भाव मिल रहे हैं, तो प्रत्यंतर दशा स्वामी का ट्रांजिट भी पॉजिटिव था। अब आता है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा। सूक्ष्म दशा किसकी थी? गुरु की। और गुरु का ट्रांजिट किस में हो रहा है? यदि देखें तो राहु के, क्योंकि धीमी गति का ग्रह है, राहु के उपनक्षत्र से, और राहु जो है 2-7 ये 5 भाव, तो ये भी एक तरह से पॉजिटिव है। तो ये इस प्रकार से ट्रांजिट हम देखते हैं। और ट्रांजिट ना कर रहे होते हैं फिर क्या होता है? तो तब भी तो दशा के अनुसार दूसरा भाव इन दशा, मैं वही कह रहा हूं, दशा फेवर कर रही है लेकिन ट्रांजिट नहीं कर रहा है, तो फिर बच करता है तो फेवर ट्रांजिट की तरफ जाना होगा ना। अगर मान लो जिस डेट से देख रहे हैं उस डेट को हमने देखा कि महादशा स्वामी सबसे पहले हमेशा धीमी गति के ग्रह को ट्रांजिट देखते हैं। क्यों? क्योंकि धीमी गति का ग्रह लंबी अवधि तक जो है रहता है। उसके बाद क्योंकि तेज गति वाले ग्रह तो जल्द जल्द स्थिति बदलते हैं ना। अब जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा की स्थिति आप देखिए, यहाँ केतु है, यहाँ शुक्र है, उसके बाद आपको क्योंकि 24 घंटे रहता है एक नक्षत्र में, तो इसी तरह से बाकी जो ग्रह हैं उनका भी
तो सबसे पहले धीमी गति के ग्रह, कि जैसे राहु की प्रत्यंतर दशा है तो राहु की प्रत्यंतर दशा में ये देख लिया कि वो कितनी अवधि तक वो केतु के उपनक्षत्र में रहा। अब यहां बुध के उपनक्षत्र में जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर, को भी हमें फेवर में लाना है, सिंपल सी बात है। मतलब हमने पॉजिटिव, अब महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा हमें दिखी कि वो पॉजिटिव भावों की कार्येश है, तो उनका ट्रांजिट भी तो हम चेक करेंगे ना। वही कह रहा हूँ ना, तो हमने उस, हाँ बिल्कुल, वहां पर जहां पर ये दोनों चीजों का मिलाप हो वहां पर वो कार्य हो सकता है। exactly, वो डे निकल के आ जाए। बिल्कुल, तो उन दिनों को हम ज्यादा पुख्ता मान सकते हैं। तो सभी को क्लियर है, एक बार सभी बता दें मुझे। यस सर। वंदना जी, ज्योति जी, रानी जी, सभी बता दें क्लियर है। जी। रानी जी जी, और कोई और सज्जन जिनको मैं पूछना भूल गया हूं तो कृपया वो भी बता दें। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि हम